पता है मुझे स्टोरी गेम्स क्यों पसंद है? क्योंकि मूवीज़ के अंदर आप कैरेक्टर्स के साथ 2.5-3 घंटे रह पाते हो। सीरीज़ के अंदर ठीक है 8-10 घंटे, बट गेम के अंदर आप कैरेक्टर की डेप्थ में उसको समझते हो, आप उसके साथ सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो और आप बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाते हो उनकी लाइफ में और पूरी की पूरी स्टोरी में। इसीलिए मुझे स्टोरी ड्रिवन गेम्स, कैंपेन गेम्स मुझे ज़्यादा पसंद है और सिंगल प्लेयर गेम्स भी। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। वेलकम गाइस टू अनदर वीडियो शर्मा टॉक्स। आज मैं जिस बारे में बात करने वाला हूँ वो है टॉप 5 गेम्स विद द बेस्ट स्टोरीज। पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मेरी जो लास्ट गेमिंग वाली वीडियो थी उस पर आपने इतना ज़्यादा लव दिखाया मुझे। मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ और उसी चीज़ की वजह से मुझे मोटिवेशन मिली कि मैं और गेमिंग की वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तो यस, बिना देरी करे मैं शुरू करता हूँ। नंबर 5 मेरे लिए है गॉड ऑफ वॉर 2018। हाँ भाई, गॉड ऑफ वॉर आ गया। जो पिछली वीडियो में सब कमेंट्स गॉड ऑफ वॉर गॉड ऑफ वॉर गॉड ऑफ वॉर छा रखे थे, तो यस, गॉड ऑफ वॉर नंबर 5 पर है विद द बेस्ट स्टोरी। और ये 2018 वाली बोल रहा हूँ, रैग्नारॉक नहीं, बिकॉज रैग्नारॉक की स्टोरी मुझे थोड़ी ऊपर नीचे लगी बस, बट गॉड ऑफ वॉर 2018 वॉज परफेक्ट फॉर मी। अब इसके अंदर स्टोरी मुझे क्यों अच्छी लगी? बिकॉज ये डायरेक्ट सीक्वल था गॉड ऑफ वॉर ट्रिलॉजी का, और जो मतलब पास्ट में ग्रीक मैथोलॉजी, ग्रीक सागा का था क्रेटोस का, उसका डायरेक्ट सीक्वल था ये। और कि मतलब क्रेटोस नॉर्स मैथोलॉजी में आया कैसे ये सब एक्सप्लेन नहीं करा, बट हमें क्रेटोस की बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक साइड दिखती है, अ फादरली फिगर, कि वो अपने बेटे एट्रेस के साथ कैसा है। एंड तो वो मुझे इतना टचिंग सब्जेक्ट लगा ना इस गेम का कि भाई अपनी वाइफ की एशेस को सबसे हाईएस्ट पीक से फैलानी है। उसकी वाइफ की लास्ट विश यही थी। इसी के अराउंड ये गेम पूरा रिवॉल्व करता है एंड इसी के अराउंड क्रेटोस और एट्रेस नॉर्स माइथोलॉजी के लोगों से मिलता है, उन्हें मारता है, उनके गॉड्स को मारता है। और मुझे ये स्टोरी इसीलिए अच्छी लगी बिकॉज क्रेटोस की हम बहुत ही यूनिक साइड पता चलती है कि एक फादर सन रिलेशनशिप हम एक्सप्लोर करते हैं जो बहुत ही यूनिक रिलेशनशिप होता है, और हम उसको एक्सप्लोर करते बहुत ही अलग वे में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ भाई, क्रेटोस अब एक अल्लड़ जवान लौंडा नहीं है, अब वो एक मैच्योर फिगर है और अब वो थोड़ा टोन डाउन हो चुका अपने ग्रीक सागा से, अगर जिसने ग्रीक सागा वाले गेम्स खेले हैं तो इसीलिए। नंबर 4 पर हम लेंगे भाई गोस्ट ऑफ सुशीमा को। ये गेम मैंने थोड़ा लेट खेला, बट आई वॉज ब्लोन अवे। मतलब मैं, जो स्टूडियो था गोस्ट ऑफ सुशीमा का, सकर पंच, उन्होंने इतना बेहतरीन काम करा है इस पर, मैं क्या बताऊं। अब इस गेम की स्टोरी क्या है? इस गेम ये बेसिकली 1274 के अंदर ये गेम करता है जापानीज़ आइलैंड सुशीमा में। अब इसमें क्या होता है, जापानीज़ आइलैंड सुशीमा पे एक मंगोल फ्लीट आती है और उनका जो लीडर होता है खोतुन खान, वो इन्वेड करता है जापानीज़ पीपल को और उनसे लड़ते हैं। हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है जिन सकाई, वो लड़ता है अपने चाचा के साथ, जो लीडर होता है उनके क्लैन का। वो सारे के सारे खोतुन खान से लड़ते हैं, और लेकिन ऑफ कोर्स खोतुन खान की फ्लीट बहुत मैसिव होती है, तो वो उसकी आइलैंड पे कब्ज़ा कर लेती है। अब जिन सकाई को खोतुन खान को मारना है और वो उस मंगोल के सारे लोगों को भगाना है। इसके अराउंड ही पूरा का पूरा गेम है। और ये इस गेम की स्टोरी मुझे क्यों अच्छी लगती है? बिकॉज जापानीज़, अगर आपको ज़रा सा भी जापानीज़ कल्चर के बारे में पता है, सो दे आर वेरी रिजिड, दे आर वेरी कंजर्वेटिव अबाउट देयर कल्चर। वो अपने कल्चर के खिलाफ है ना, सुन नहीं सकते। वो अपने कल्चर के खिलाफ मतलब बहुत अड़े हुए हैं कि हाँ भाई जो है वही है। अब इसके अंदर जिन सकाए ये बोलता है कि भाई अब मुझे खोतुन खान को मारना है, उससे लड़ना है। अब भाई सुअर से लड़ने के लिए कीचड़ में तो उतरना ही पड़ेगा। आप सुअर से एकदम एलीट बन के नहीं लड़ सकते हो। तो जिन सकाई भी इसी कश्मकश पे खड़ा हो जाता है कि भाई मुझे खोतुन खान से लड़ना है, तो मुझे अपने जो राइशियस टैक्टिक्स है, जो एक क्या कहते हैं उसे, कि भाई हम सही के साइड पे ही रह के लड़ेंगे, वो उसको अपने पीछे रखना पड़ा और उसे नई वेज एक्सप्लोर करनी पड़ी। उसे एक घोस्ट बनना पड़ा। मतलब उसके कल्चर में जो उसके चाचा ने उसे फाइटिंग सिखाई होती है, ये सिखाई होती है कि आप हेड ऑन लड़ो, बट वो ये सीखता है कि खोतुन खान को मारने के लिए मुझे छुप के मारना सीखना पड़ेगा, मुझे पीछे से वार करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही इन लोगों को जवाब दे सकते हैं, ऐसे ही इन लोगों को हरा सकते हैं। तो वो जो उसका इनर टर्मोइल दिखाया ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करा है एंड इसका गेम प्ले मैकेनिक्स इतना ब्यूटीफुल है ना। मतलब ये गेम एक मास्टर क्लास है कि भाई एक गेम को इस एज में भी इतना फ्रेश कैसे बना सकते हैं, क्योंकि इसके गेम प्ले मैकेनिक्स बहुत फ्रेश है।
तो यार मैं तो बोलूँगा अगर कोई खेल भी नहीं पा रहा है ना गेम, तो इसकी स्टोरी ज़रूर देखो यूट्यूब पे, बहुत ही अच्छा। उसके लास्ट में जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चॉइस आती है ना, वो यार उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि शेट यार मैं क्या करूँ। मैं आपको स्पॉइल नहीं करूँगा, बट येस बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया। नंबर 3 पर भाई, नंबर 3 पे मैं बोलना चाहूँगा सबका फेवरेट, सबका चहीता लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 एंड 2। यस, मैंने इसके अंदर पार्ट 2 भी करा है। क्यों, मैं बताता हूँ क्यों। अब लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 और 2 की स्टोरी क्या है बेसिकली, कि वर्ल्ड में ज़ॉम्बी आउटब्रेक हो चुका है, तो उसके बाद में वर्ल्ड कैसे डील करता है उससे। अब ये गेम ज़ॉम्बीज़ का नहीं है, ये गेम है कैरेक्टर ड्रिवन गेम है। हम इस गेम के अंदर ज़ॉम्बी आउटब्रेक को कम एक्सप्लोर करते हैं, हम इसके अंदर कैरेक्टर्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। मुझे ये गेम इसीलिए इंटरेस्टिंग लगा था। अब पार्ट 1 में जो भी इवेंट्स होते हैं कि जोल एंड में एली को जैसे जैसे बचाता है एंड जिस डॉक्टर को मारता है, उस ही डॉक्टर की बेटी पार्ट 2 के अंदर जोल से बदला लेने आती है। अब मुझे ये स्टोरी पार्ट 2 की इसीलिए अच्छी लगी। देखो पार्ट 1 की स्टोरी तो परफेक्ट है ही, मैं पार्ट 1 की स्टोरी को जस्टिफाई नहीं करने वाला, लेकिन पार्ट 2 की स्टोरी मुझे इसलिए क्यों अच्छी लगी, बिकॉज मुझे वो स्टोरीज अच्छी लगती है जो आपको एक इनर टर्मोइल में डाल देती है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि यार जो मैं इतने टाइम से सोच आ रहा हूँ कि ये सही है, अब मुझे पता चल रहा है कि ये एक्चुअली सही नहीं है, तो मुझे ना सोचने पे मजबूर कर देती है। मुझे वो स्टोरीज़ बहुत अच्छी लगती है। पार्ट 2 के अंदर यही दिखाया कि भाई जो उसकी बेटी होती है उस डॉक्टर की, जिसको जोल मार देता है एली को बचाने के लिए लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 के एंड में, उसकी बेटी का नाम होता है एबी। अब वो डॉक्टर क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ज़ॉम्बी आउटब्रेक को, वो वायरस को तोड़ने के लिए, जो उसका एंटीवायरस बनाने के लिए जिसके पास नॉलेज होती है, वो इकलौता डॉक्टर होता है वर्ल्ड में जो जिंदा होता है, और जो उसको मार देता है फॉर हिज सेल्फिश रीजन्स। मतलब आप सामने वाले के नज़रिए से तो यही देखोगे ना कि भाई तुम पूरे वर्ल्ड को बचा सकते थे, तुम एक बच्चे को बचाने के लिए तुमने पूरे वर्ल्ड को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। सामने वाले के नज़रिए से तो यही है ना। जोल का नज़रिया कुछ और है जिससे मैं भी कनेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं एबी से भी कनेक्ट करता हूँ कि एबी ने क्यों जोल के साथ वो करा जो पार्ट 2 में करा। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, और इतना ज़्यादा टर्मोइल में डाल देता ना पार्ट 2, बिकॉज पार्ट 2 में हम जितना एली के पर्सपेक्टिव से गेम खेलते हैं ना, उतना ही हम एबी के पर्सपेक्टिव से गेम खेलते हैं, ताकि हम एक विलन की भी स्टोरी जान पाए। हम ये भी जान पाए कि विलन एक्चुअली विलन नहीं है, वो अपनी स्टोरी की तो हीरो ही है, और अगर एली उसकी जगह होती ना तो एली भी यही करती। तो मुझे इसीलिए लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 और 2 की स्टोरी बहुत ब्रेव लगी और बहुत ही ज़्यादा कमाल लगी, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश लगी, क्योंकि इतना डेयरिंग कोई स्टूडियो नहीं दिखा सकता कि भाई मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा कर दे पार्ट 2 के अंदर। सेकंड नंबर पे मैं जिसको रखना चाहूँगा वो एक गेम है जो मैंने बहुत लेट खेला, लेकिन आई एम सो फकिंग ग्लैड कि मैंने वो गेम खेला, जिसका नाम है डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन। यार मैं सीरियसली बताऊँ, मुझे ये गेम इतना अच्छा लगा। आई नो मैंने बहुत लेट खेला है, बट यार मैं प्यार हो गया मुझे इस गेम की स्टोरी से और इस गेम की पूरे मैकेनिक से। मैं पहले इस गेम की मैकेनिक बता देता हूँ क्या गेम है। ये बेसिकली टेल गेम्स की तरह है कि दिस इज़ नॉट एन एक्शन गेम, दिस इज़ काइंड ऑफ एन इंटरेक्टिव मूवी। आप काइंड ऑफ मूवी देख रहे हो, लेकिन बीच बीच में आप पे ये गेम आपके ऊपर चॉइसेस फेंकता है कि, और आपकी चॉइसेस के अकॉर्डिंग ही प्लेयर्स जो इस गेम के अंदर कैरेक्टर्स है वो एक्ट करेंगे। तो आपकी चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी चॉइसेस अच्छी हो। और इसके अंदर हम 3 कैरेक्टर्स पे खेलते हैं, एक लड़की और 2 लड़के, और ये तीनों कैरेक्टर्स एंड्रॉयड होते हैं। अब इस गेम की मैं स्टोरी बता दूँ। इस गेम की स्टोरी सेट होती है 2038 डिट्रॉइट में, फ्यूचर में। और ये गेम है ना बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक टेक देता है एक कि भाई जब वर्ल्ड में एंड्रॉयड और एआई आ जाएगा तो कैसा रहेगा। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा कि उसके अंदर बहुत रियलिस्टिक चीज़ दिखाई है कि हाँ भाई कैसा होगा। अब बेसिकली क्या होता है, एक जो इसके अंदर कैरेक्टर होता है कॉर्नर, वो होता है होमिसाइड डिटेक्टिव, एंड्रॉयड होता है वो। एक जो कैरेक्टर होता है वो होता है मार्कस, वो होता है काइंड ऑफ एक रिबेल लीडर बन जाता है बाद में वो। और तीसरी जो कैरेक्टर होती है उसका मैं नाम भूल गया, बट वो रेस्क्यू करती है एक बच्ची को जिसका फादर बहुत ही ज़्यादा अब्यूजिव होता है। अब इन तीनों में कॉमन क्या होता है, ये तीनों विद टाइम अपनी प्रोग्रामिंग तोड़ देते हैं और बेसिकली मैं अगर बताऊं तो इंसान बन जाते हैं। मतलब ये तीनों अपनी प्रोग्रामिंग कैसे तोड़ते हैं कि लोग जो उन्हें बहुत ज़्यादा वो देते हैं, क्या कहते हैं, कमांड्स देते हैं, वो उन कमांड से ओवरवेलम होके वो कॉन्शियसनेस गेन कर देते हैं और वो फिर कमांड्स नहीं सुनते, वो अपनी सुनते हैं। उनमें यानी अपना दिमाग आ जाता है, अपने इमोशंस आ जाते हैं, तो वो इंसान ही बन जाते हैं। इस गेम का बेसिकली प्लॉट ये है। अब इसमें क्या करना होता है, जो लड़की का पूरी की पूरी स्टोरी है उसे बेसिकली
पूरा का अपना डिट्रॉइट फ्ली करना है और कनाडा जाना है, बिकॉज वहाँ पे एंड्रॉयड्स को लेके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम है। तो वो अपनी जो अडॉप्टेड डॉटर है वो वहाँ पे उसे ले जाना चाहती है। जो मार्कस है वो काइंड ऑफ ए रिबेल लीडर, एक फ्रीडम फाइटर बन जाता है कि भाई मुझे एंड्रॉयड्स को इक्वल राइट्स देने, क्योंकि अब इसके अंदर क्या सीन होता है, इसके अंदर लोग ऑलरेडी बहुत परेशान है कि भाई एंड्रॉयड्स हमारी जॉब ले रहे हैं, तो वो इसीलिए ज़्यादा परेशान है एंड्रॉयड से। और आधे ज़्यादा लोग इसीलिए एंड्रॉयड से मिसट्रीट करते हैं, बिकॉज वो सोचते हैं कि यार ये तो मशीन है, तो प्लास्टिक है, इसके साथ कुछ भी करो क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो इसीलिए एंड्रॉयड्स को वो कॉन्शियसनेस आ जाती है और वो अपने हक के लिए लड़ते हैं। ये गेम है। और तीसरा कॉर्नर इन ये जितने भी वर्ल्ड में ये चीज़ें हो रही है ना कि जो एंड्रॉयड्स कॉन्शियसनेस गेन कर रहे हैं, ये वो इस केस को ना स्टडी करता है और वो उन्हें पकड़ता है, लेकिन उसी प्रोसेस में वो खुद कॉन्शियसनेस गेन कर लेता है। वो खुद सोचता है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। इतना इंटरेस्टिंग गेम है ना, इसके अंदर आपकी चॉइसेस इतनी मैटर करते हैं ना, क्योंकि आपने एक गलत चॉइस करी और पूरा गेम पलट सकता है। आपने एक गलत चॉइस, आपका गेम आधे में ही ख़त्म हो जाएगा, आपका कैरेक्टर मर सकता है। तो आपकी चॉइसेस इतनी ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपको एक अच्छी एंडिंग चाहिए, पर्सनली मुझे यार एंडिंग अच्छी मिली, मुझे 3 कैरेक्टर में से 2 कैरेक्टर की एंडिंग परफेक्ट मिली, एक कैरेक्टर की एंडिंग अच्छी नहीं मिली और उसी कैरेक्टर के लिए मैं सबसे ज़्यादा रूट कर रहा था। तो मैं जब ये गेम ख़त्म हुआ ना, मैं तो भाई बहुत ही परेशान हो गया था, मैं बहुत ही उदास हो गया था कि शेट यार, तो मुझे ये गेम फिर से खेलना है। बट इसके अंदर आपकी चॉइसेस इतना मैटर करती है ना कि मतलब आप सोचोगे ना कि ठीक है ये एक्शन गेम नहीं है, काइंड ऑफ इंटरेक्टिव गेम है, तो ठीक है मैं आराम से लेजीली खेल सकता हूँ। नहीं, आप एक्शन गेम एक तरीके से लेजीली खेल सकते हो, लेकिन इसको नहीं, इस पर आपको ध्यान देना है, बिकॉज अचानक से गेम आप पे चॉइस फेंकता है और आपके पास टाइम होता है कि मुझे जल्दी चॉइस करनी है वरना गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये गेम इतना ज़्यादा प्रेशर कभी कभार कर देता हूँ। मुझे इतना बढ़िया लगा ना गेम, इतना ज़्यादा बढ़िया लगा, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि भाई ये गेम स्टोरी के लिए तो पक्का खेलो, बहुत ही कमाल का गेम है। अब मैं आता हूँ नंबर 1 पे। यार कम ऑन, नंबर 1 सबको पता होगा क्या है। नंबर 1 है RDR2, रेड डेड रिडेम्पशन 2। भाई मतलब ये मेरा मैग्नम ओपस है, मैं हर गेमिंग वीडियो की लिस्ट में RDR2 को ला सकता हूँ। RDR2 की स्टोरी स्टडी करने वाली स्टोरी है, उसकी स्टोरी इतनी कमाल की है। इसकी स्टोरी बेसिकली क्या है, अब जिसको नहीं पता, सबको लगता है रेड डेड रिडेम्पशन 2 है तो रेड डेड रिडेम्पशन 1 का सीक्वल होगा उसके बाद की स्टोरी के, बट नहीं, ये प्रीक्वल है रेड डेड रिडेम्पशन 1 का। अब इस गेम की स्टोरी क्या है, जो वैंडलिन गैंग है ये उसी के ऊपर की स्टोरी है, रेड डेड रिडेम्पशन 1 की सारी के सारी इवेंट से पहले की स्टोरी है। अब ये पूरी की पूरी स्टोरी सेट करती है 1899 में, जब अमेरिका में आउटलॉज का टाइम ख़त्म हो रहा है और अमेरिका एक सिविलाइज कंट्री बनता जा रहा है। तो इन आउटलॉज का टाइम ख़त्म होता जा रहा है और इनको लोग हंट करते जा रहे हैं। तो ये उसी टाइम में कैसे सर्वाइव करते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं, क्या क्या करते हैं, पूरी अपनी गैंग को कैसे के सारे मेंटेन करते हैं, सारे के सारे जो इनके दुश्मन होते हैं उनको कैसे टैकल करते हैं, ये गेम उसके ऊपर है। बट ये गेम उनसे ज़्यादा है इनकी पूरी गैंग के ऊपर, सारे कैरेक्टर्स के ऊपर। सबसे ज़्यादा ये है आर्थर मॉर्गन के ऊपर। भाई मैं इस गेम की एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा, पूरा एक वीडियो ऐसे लेकर आऊँगा कि वाई दिस गेम इज़ अ मास्टरपीस। और ऐसे गेम है ना एक ही बार आते हैं और मैं ना एनवी करता हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज तक इस गेम को एक्सपीरियंस नहीं करा, वो नियर फ्यूचर में इस गेम को फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई इस गेम को मैं फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फिर से कर पाऊँ। ये गेम इतना ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि इस गेम के एंड में मैं रो पड़ा था। ये गेम की जितना आप इन्जॉय इसकी स्टोरी पे करोगे उतना ही आप इन्जॉय इसके कैरेक्टर्स में करोगे, इसका जो NPCs है उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है आप उसमें करोगे, इसके साइड मिशंस में करोगे। ये गेम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है एंड ये गेम हर एक एस्पेक्ट में नेल करता है, इतना कमाल का गेम है ये। तो येस, दिस वॉज माई लिस्ट फॉर टॉप 5 बेस्ट स्टोरी गेम्स। इसके अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्टोरी गेम्स नहीं ऐड करे और बहुत कमेंट्स में आ जाएगा कि विचर 3 क्यों नहीं डाला, ये सब। भाई विचर मैं वही गेम डालना चाहता हूँ जो मैंने पर्सनली खेले और एक्सपीरियंस करे हैं। एंड येस, मैंने अभी तक विचर 3 एक्सपीरियंस नहीं करा, मुझे करना है। सीरीज़ की और वीडियोस आती जाएगी, मैं उसके अंदर ये सारे के सारे गेम्स कवर कर दूंगा। तो येस, ये थी मेरी लिस्ट, मैं आगे ऐसी और वीडियोज़ लाता रहूँगा। दिस इज़ मी फ्रॉम शर्मा टॉक, साइनिंग ऑफ।